हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के फुल लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। कोई भी लेक्चर फुल डिटेल में नीट जेई के लिए आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों को जस्ट बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। कंसेप्चुअल के लिए हम फिलहाल फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर किससे मिलकर बनता है? कंडक्टर से। कैपेसिटर किससे मिलकर बनता है? कंडक्टर से। तो कंडक्टर्स के ऊपर कुछ सवाल आ जाते हैं बेसिक एक या दो नंबर में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, प्रूव दैट। तो कैसे करें? हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इस टाइप से, जस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने इस टाइप से एक्सटर्नल। इसके अंदर हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर रख दिया। थोड़ी डिस्टर्बेंस अवॉइड करो। कंडक्टर क्या होता है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हैं आप? और इलेक्ट्रॉन्स तब तक इस साइड माइग्रेट करेंगे जब तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर ना आ जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। मान लो एग्जाम में आ जाए प्रूव करना, प्रूव दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड टिल the electric field inside the conductor becomes equal to external electric field. At this time net electric field is zero. ये दो लाइनें आपको लिखनी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे इतनी सी बात। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। मान लो हमने कोई कंडक्टर लिया इस टाइप से। मान लो कंडक्टर के सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। ये सरफेस है, सरफेस के साथ थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा ई कोस थीटा, एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आएगा ई साइन थीटा। ये पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है। अब बात आती है ई कोस थीटा जो पैरेलल कंपोनेंट है मस्ट बी जीरो, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस देन करंट मस्ट फ्लो, ठीक है, अलोंग सरफेस ऑफ कंडक्टर विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट, ये चीज़ जीरो होगी। ई जीरो नहीं हो सकता तो कोस थीटा जीरो होगा। कोस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90। थीटा 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। 2 नंबर का सवाल आ जाए तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है, क्या? प्रूव दैट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा है, फॉर कंडक्टर्स इज इनफाइनाइट। मान लो 1 नंबर में सवाल आ जाए, 2 नंबर में आ जाए तो क्या करेंगे? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम नेट। तो ये हो गया ई नॉट। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो बेटा ये भी आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। ये मुझे समझ में आ गया। अब कंडक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। छोटे छोटे बेसिक बातें जो स्टार्ट में आती हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। कंडक्टर है, चार्ज को स्टोर करता है। कैसे? फॉर अ कंडक्टर Q प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा हुआ है। चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, पोटेंशियल डिफरेंस
तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है C इक्वल टू Q बाई V। C इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें इसके ऊपर। यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर वोल्ट और फैरेड, साइंटिस्ट के नाम पे फैरेड। और स्मॉलर यूनिट मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। ये तो आपको पता है, मिली -3 होता है, -6 होता है, -9 होता है, -12 होता है। याद आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। पहली बात तो ये चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, तो किस पे डिपेंड करती है? C डिपेंड्स, वैसे कैपेसिटर में आ जाएगा ये क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और कंडक्टर्स। एक कैपेसिटर के लिए बता रहा हूं मैं, एरिया ऑफ कंडक्टर मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। समझ गए? तो एक कैपेसिटर जो होता है उसमें पूछ लेते हैं कि कैपेसिटर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो एरिया पे डिपेंड करती है, उनके बीच में सेपरेशन कितना उस पर डिपेंड करती है, और एरिया पर डिपेंड करती है। नहीं रहते एक सिंगल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जस्ट उसका साइज पे डिपेंड करती है। बताऊंगा अभी आपको। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब 1 फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, फैरेड F। 1 फैरेड बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कैसे अभी बताता हूँ मैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर इस टाइप का, उसकी रेडियस R होती है। इसकी कैपेसिटेंस आपने पढ़ी हुई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C डायरेक्टली R जितनी ज़्यादा होगी C उतना ही ज़्यादा होगा। अब मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट 1 फैरेड इज वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसका यूज करके आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। फॉर अर्थ R इक्वल टू 6.4 10⁻⁶। इसको अगर सोल्व करते हैं तो C आएगा 711 माइक्रोफैरेड। तो अर्थ की कैपेसिटेंस भी माइक्रोफैरेड में आ रही है, इसका मतलब 1 फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई। बाई चांस आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब एक ग्राफ का क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। क्या बन जाता है? तो एक बात समझ में आ गई। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मीडियम। लेकिन एक सिंगल कंडक्टर जो होता है वो उसके साइज पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाता है Q इक्वल टू CV के ऊपर। और क्या, मान लो हमें इस टाइप से ग्राफ दे देते हैं, Q दे दिया, V दे दिया, 2 लाइनें दे दी। अब Q इक्वल टू CV हमने पढ़ा था, एक दूसरे के डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगी। तो A और B 2 कंडक्टर दे दिए। विच कंडक्टर A एंड B, या विच कैपेसिटर कुछ बोल सकते हैं, हैव मोर कैपेसिटेंस। अब देखो क्या करना है, Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाई V। सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा मैं। एक सिंपल सी लाइन ऐसे डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये जो V पोटेंशियल हुआ वो दोनों के लिए क्या हो गया, सेम। इसका चार्ज QA, इसका चार्ज QB। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो V दोनों के लिए सेम है, V दोनों के लिए सेम है, तो मैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कर सकता हूँ, V तो कॉमन हो गया। ठीक है, Q किसका ज़्यादा है? A का ज़्यादा है। Q जिसका ज़्यादा होगा C उसका ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, जस्ट एक लाइन डालो, जो यहाँ पे आएगा वो चीज़ सेम हो जाएगी, उसको हटा दो, जो बचा डायरेक्टली बचा तो इस टाइप से। मान लो कई बार घुमा दें इसको, इधर Q दे दे और यहाँ भी दे दे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, A B, तो यहाँ से ऐसे डाल दो। इस बार Q कॉमन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो C इक्वल टू Q बाई V, Q सेम है, C इन्वर्सली V। किसका V ज़्यादा है? A का। V A ग्रेटर देन VB। A का V ज़्यादा है तो C कम होगा, इन्वर्सली है ना।
तो ये सवाल आ जाए तो भी आप लोग कर सकते हो, मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी सवाल में काउंट होते हैं ये। ठीक है बेटा, आ जाए तो 2 नंबर में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको कर देंगे। ओके, और देखिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहली बात आ जाती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फुल डेरिवेशन देख सकते हैं। हर टॉपिक के जो कैपेसिटर के अंदर आ जाते हैं सबके डेरिवेशन, हम फिलहाल कंसेप्चुअल की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर एयर मीडियम है उसको अब डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की। ध्यान रखना, कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज हमेशा अंदर की तरफ लेते हैं। सेपरेशन डी ले लिया, प्लेट एरिया ए। इस प्लेट को हम सामने से देख रहे हैं, साइड से देखें तो ये ऐसे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एरिया इसका ए। जनरली एक साइड से अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का क्या फंडा है इससे पहले बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। एक या 2 नंबर में सवाल आ जाए तो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्या करेंगे? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग an uncharged earthed conductor near it। ये लाइन याद कर लो, एक कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है अगर उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखा जाए। कैसे? मान लो ये कंडक्टर है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है, इसको हमने चार्ज दे दिया Q, तो चार्ज यूनिफॉर्मली कंडक्टर है तो दोनों साइड आ जाएगा। अनचार्ज कंडक्टर इसके पास रख दिया तो क्या होगा, इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ाएगा। थोड़ा सा इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाएगा तो आपने पढ़ा होगा Q प्रोपोर्शनल टू V। इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा तो चार्ज और ज़्यादा दे सकते हैं पोटेंशियल पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूँ, अर्थिंग कर दूंगा मतलब ग्राउंड कर दूंगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देंगे। ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, या सीधी भाषा में कह सकते हैं कि सारा पॉजिटिव अर्थ में चला जाएगा। अब सिर्फ नेगेटिव बच गई, ये इसके पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिक्रीज कर देगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये बता दो, ये कर दो, सफिशिएंट है। 1 या 2 नंबर में ये अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अर्थिंग कंसेप्ट समझ में आ गया, कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। इसका फॉर्मूला आता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D, पहली बात। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कैपेसिटर की प्लेट के अंदर पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी जाए तो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एक बात आपको बता दूं मैं, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ भी रख दो, कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। इसके ऊपर सवाल आ जाए, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी हैव ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेपरेशन D एरिया A, ये हमें गिवन, ये हमें गिवन है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, इफ डिस्टेंस is made half and a dielectric of constant 6 is introduced between the plates। कंप्लीट भर दिया। फाइंड न्यू कैपेसिटेंस, तो देखो C दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरड, नई मीडियम में क्या आ जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम रहेगा, D डिस्टेंस कितनी कर दी, इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या कर दिया, हाफ, D/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये 8 दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख दिया। ये कितना हो गया, K की वैल्यू 6, 2 ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D।
तो ये हो गया 12, ये वैल्यू मुझे पता है 8, तो ये क्या हुआ 12 8 96 माइक्रोफैरड। तो मीडियम में कैपेसिटेंस कितनी आ गई? इतनी। क्या समझ में आया आपको? एयर जब होती है तो ये फॉर्मूला ये दे रखा है, हमने डिस्टेंस चेंज की तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया, और जब अंदर डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो के से मल्टीप्लाई जो भी दे रखा है, तो एक तो इसका हाफ, ये 6 6 दूनी 12 12 8 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसी में कई बार क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक नहीं डालते, बिल्कुल बेसिक सा सवाल आ जाता है। क्या? इन ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज सी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस इज मेड हाफ एंड एरिया इज मेड डबल। डिस्टेंस है वो हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया, देखो क्या करें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नई कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो कर दिया 2a, डी हो गया हाफ, ये 2 घूम के ऊपर आएगा तो 2 और 2 4, ये क्या है? सी, ये लिख रखा मैंने। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई? 4 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो बेटा इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आप लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात, कोई सोचने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, कर देंगे। और देखिए, कंसेप्चुअल्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, जितने मिले उतने प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब देखो, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर सेपरेशन डी है, एक कंडक्टिंग मीडियम रख दिया जाए जिसकी थिकनेस टी है, क्वेश्चन आ जाए आपको कंसेप्चुअल टाइप में, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान रखना, ये कहीं भी रखी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स थ्योरी लिख लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पता है, सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ E इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो यूजिंग V इक्वल टू ई डी, इसको यूज करेंगे तो V, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का कितना है? E, तो E, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो कितना सेपरेशन बच गया? D माइनस टी हो गया। E की वैल्यू पुट करो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पोटेंशियल, तीसरा स्टेप। नाउ Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, वी क्या है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। बात समझ में आ गई? ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D माइनस टी, खत्म। 2 या 3 नंबर में आ जाए तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, कंडक्टर के अंदर, प्लेट्स के अंदर कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने कंडक्टिंग स्लैब रखी, तो जितनी इसकी थिकनेस है वो नीचे माइनस हो जाएगी, खत्म। और अगर पूरा ही भर दिया जाए कंडक्टर से तो D माइनस डी 0, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, क्योंकि ये कंडक्टर बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 1 नंबर का सवाल आ जाए, इफ if between the plate of a capacitor a conducting slab is introduced between the plates of thickness D between separation के बराबर। ठीक है, तो अगर एक कंडक्टिंग स्लैब जो प्लेट्स में सेपरेशन उसके बराबर फिल कर दी जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 नंबर का सवाल आ जाए, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद ए कंडक्टिंग स्लैब? इनफाइनाइट। क्या होगी? पूरे में कंडक्टिंग स्लैब भर दी जाए तो क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि D माइनस टी ये दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा? समथिंग बटे 0, इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, कई बार हमारे पास आ जाता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, या कई बार आ जाता है प्रूव दैट फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज हाफ क्यू ई एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म 1/2, आ जाता है ना। देखो, हमें पता है 2 कंडक्टर हैं, सबको पता होता है, सेपरेशन D,
इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक पी पॉइंट लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑफ कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए की वजह से क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है, आई थिंक आपको भी पता है, ठीक है ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर बी कंडक्टर पे फोर्स क्या होगा, क्यू ई, तो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा सुनो, F इक्वल टू 1/2 अलग, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दो, 1/2 क्यू ई, आ गया फॉर्मूला। सुनना ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूं समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल कंडक्टर की वजह से इतना होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका भी इधर होगा। तो अगर इन दोनों कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो दोनों को ऐड करेंगे, नेट कितना आ जाएगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले जो लिया था वो एक सिंगल प्लेट का लिया था। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फोर्स प्रूव हो गया, इतना होता है, ठीक है। 1/2 इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी हैव टेकन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स। फाइनली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से लिया, इसलिए ऐसा आ गया, पहले एक की वजह से लिया था, कोई खास बात नहीं है, वही चीज़ें। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सिंपल है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है, कर देंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है बेटा। ये सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ओके। एक 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे को। क्या, एक बार बोर्ड एग्जाम्स में आ गया था। इन ए कैपेसिटर चार्ज्ड ए थिन एल्युमिनियम फॉइल, ए वेरी थिन एल्युमिनियम फॉइल ऑफ सेम एरिया एज ऑफ प्लेट इज इंसर्टेड इन द गैप ऑफ द प्लेट, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस। अब देखो, ये कंडक्टर ये कंडक्टर ये कंडक्टर इसके मिड पॉइंट में डाल दी तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये भी कंडक्टर है तो ये भी एक कैपेसिटर बन गया, ये भी एक कैपेसिटर बन गया, दोनों कैपेसिटर सीरीज में। बात समझ में आती है। तो इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2। C1 क्या बन गई, एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है, डिस्टेंस आधी हो गई। इसी टाइप से सेकंड, आई थिंक सेम, ये भी बात समझ में आ गई। तो C नेट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस उल्टा करके ऐड होते हैं, या फिर आपको पता है शॉर्टकट क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई बटे दोनों का सम, पता है, करो। सी नेट क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इंटू में 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बटे में दोनों का सम करेंगे तो ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2 से 2 कट गया, ये आ गया सी नेट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस था उसी के बराबर आ गया। तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूव करके दिखाना हो तो ऐसे करना है, दोनों अलग अलग। एक नंबर में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ये बता सकते हैं। तो बेटा कैपेसिटर में इंट्रोडक्शन या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन यही बनते हैं, जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस एनर्जी के ऊपर देखेंगे या डायलेक्ट्रिक के ऊपर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डायलेक्ट्रिक के ऊपर होगा। इनमें से कुछ नया क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कंसेप्ट कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे से समझ में आएगा और आप करते रहेंगे। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।